आवाज सही नहीं हो गया। चलिए, नमस्कार साथियों। द स्मार्ट विजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास अपनी ऐप पे और यूट्यूब दोनों पे लेकर आए हुए हैं। थ्योरी की क्लास है। जो थ्योरी की क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आए हैं। अक्सर आपके एग्जाम में हमेशा जो प्राचीन भारत के जो कुछ प्रमुख सिक्के हैं, सिक्कों के विषय में अक्सर आपके एग्जाम में आता रहता है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आगामी जो टीएलटी की इच्छा है, आगामी जो आने वाली वैकेंसी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, एक सिक्के का इतिहास लेकर ही आए हैं। प्राचीन भारत के सिक्कों का इतिहास ही लेकर हम यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम शुरुआत से करेंगे। सबसे पहले भारत में सिक्के कहाँ से प्राचीन शुरुआत होते हैं, किस प्रकार के सिक्के चलते थे, उसके बाद फिर अलग अलग वंशों में कौन से सिक्के जारी किए गए, फिर द्विभाषी सिक्के कब जारी किसने जारी किया, फिर उन सिक्कों को समाप्त किसने किया, फिर उसके बाद कुषाण शासकों ने कौन कौन सिक्के जारी किए, सातवाहनों ने कौन कौन से सिक्के जारी किए, उसके बाद क्या कहते हैं गुप्त शासकों के सिक्कों के विषय में चर्चा हम लोग करेंगे, फिर क्या चोलों के विषय में, हर्षवर्धन के सिक्कों के विषय में। तो इस प्रकार कई चीजों का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्राचीन, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सिक्कों का से संबंधित प्रश्न इक्का दुक्का जरूर आ जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब थोड़ा सा रिवीजन न करने की वजह से थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं रहते, उसमें हमारी गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि वहां पे पूछा भी जाता है, जैसे सिक्कों का नाम भी पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में रजत सिक्कों क्या कहते थे, कुषाण काल में स्वर्ण सिक्कों को किस किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार के क्या है, यहां से प्रश्न आपके उठते रहते हैं। ठीक है, उसी दृष्टिगत रखते हुए हम लोग सिक्कों के एक इतिहास को लेकर आए हुए हैं, जिससे आपके प्राचीन इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर आपके को संबंधित आ रहे हैं, सारे हम लोग इसी क्लास में पूरा आगे देखने वाले हैं। और एक अच्छी क्लास होने वाली है, बढ़िया क्लास हो। आप लोग भी जुड़ जाइएगा। जो भी चीजें हैं आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। उसमें हम लोग भी क्या है, जो आपको कंफ्यूजन होगी वो भी आप बताएंगे, हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सारी चीजें क्या है हम लोग क्लास में लेकर चलते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्या है, हम लोगों ने ये आज हमारी डेमो क्लास चौथी क्लास है। इसके पीछे हम लोग 3 क्लास को ऐप पे आप जाएंगे। ऐप हमारा द स्मार्ट विजन क्लासेज नाम से ऐप है। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको क्या है कि पीछे डेमो क्लास सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसमें जो पढ़ाया गया प्रारंभिक तौर से, देखिए शुरुआत तौर से हम लोगों ने क्लास शुरू किया है, प्रारंभिक रूप से शुरू किया कि भाई इतिहास है तो इतिहास के विषय में जानकारी, उसका क्या कहते हैं सामान्य परिचय के विषय में, फिर इतिहास जानने के स्रोत के विषय में, और जानने के स्रोत का आपका टॉपिक जो चल रहा है उसी के अंतर्गत आज आपका क्या है अगला टॉपिक है, क्या है प्राचीन भारत में सिक्कों का इतिहास। प्राचीन भारत में जो सिक्के हैं उस सिक्कों के विषय हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून प्रिंस जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज हम लोगों का जो क्लास है वो थ्योरी की क्लास रहेगी। क्वेश्चन की क्लास कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अक्सर आपके आते रहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसकी बात किए। तो सिक्कों के इतिहास की बात हम लोग आज यहाँ करेंगे, जो आपके प्राचीन इतिहास जानने के मुख्य स्रोत के रूप में भी उसको शामिल किया जाता है। अब बात आती है कि भाई सिक्के क्यों आवश्यक है, सिक्कों को के विषय में हमको पढ़ना क्यों आवश्यक है। भाई एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि प्राथमिकता उसकी क्या होती है कि हमारे एग्जाम में आता है। ये तो पहली प्राथमिकता हमारी यही होती है कि हमारे एग्जाम में आएगा तो उससे क्या है कि हम उसको पढ़ेंगे। दूसरा मैटर क्या आता है कि यहाँ पे सिक्कों के जब इतिहास में कि भाई हमको अपने प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारे मुद्रा प्रणालियां थी उनके विषय में तो जानकारी होनी चाहिए। उनके विषय में भी एक क्या कहते हैं एक स्टूडेंट होने के नाते सामान्य परिचय हमें, सामान्य जानकारी हमें उनकी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज क्या है महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज, इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जब हम इतिहास की बात करते हैं, देखिए यहां पे ध्यान रखना आपको, हमारा टॉपिक ही क्या है प्राचीन भारत का के सिक्कों का इतिहास। यहां पे शब्द ही है प्राचीन। ठीक है भैया, दिमाग में रखना है प्राचीन भारत की, क्योंकि जब मध्यकाल की हम बात करेंगे तो मध्यकाल में जो भारत के जो सिक्के हैं हम उनकी बात करेंगे। सर एलटी के फॉर्म अपडेट कहाँ पड़ेगा, करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक बार जाकर आप साइट पे चेक कर लीजिएगा, जो भी अपडेट मांग रहा है। अगर आप
एक बार वहां देखेंगे अपडेट, क्योंकि नोटिस जो आई है उसमें यही दिया गया भाई विशिष्ट जो जरूरत है उस वो आके अपना अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट उसमें जो योग्यता की न लगाया हो तो उसको आप लगा के अपडेट कर सकते हैं। फिर भी जाके एक बार नोटिस पढ़िएगा, उसमें सारी चीजें जानकारी आपको मिल जाएंगी। ठीक भैया, चलिए यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो सिक्के होते हैं, सिक्कों को के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो पहला आप एक लाइन अगर जानते हैं कि पूछा जाता है सिक्कों के अध्ययन को, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्रश्न यही पहले पूछा जाता है भैया, प्रश्न यही आपका पहले पूछा जाता है कि भाई कि अगर पूछा जाए न्यूमिस्मेटिक्स क्या है तो आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये आया हुआ नेट में आया हुआ प्रश्न है। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि सिक्कों के अध्ययन को, ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। जिसमें हम सिक्कों का अध्ययन करेंगे उस शास्त्र को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये जो सिक्के होते हैं, अब ये प्रश्न बन जाता है कि भाई सिक्के क्या हैं, हम सिक्के किसे कहते हैं? अगर हम एक मुद्रा की बात करें कि हमारी मुद्रा क्या होती है, कि हम उसको कैसे एक पैमाने के रूप में रख के एक सामान्य बोलचाल भाषा में उसको क्या क्या कह सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बन सकता है कि भाई सिक्के क्या है, सिक्के क्या है। अगर है ये प्रश्न उठ गया तो आप क्या आंसर देंगे? भाई कुछ तो आपको बताना होगा भाई हम सिक्के किसे कहते हैं। जैसे अभी आपकी क्लास पढ़े, आपने क्लास को देखा, क्लास पढ़ा, आपका मित्र, आपके परिवार कोई भी सदस्य आपसे पूछे आपने आज क्या क्लास में पढ़ा, आपको सीधे आप कहेंगे हम सिक्कों के विषय में पढ़ेंगे। तो पहला ही प्रश्न उठ जाएगा भाई सिक्के क्या होते हैं। पहला ही प्रश्न उठ जाएगा अगले का, भाई सिक्का क्या है। भाई अगर आपने सिक्के पढ़ा तो सिक्का क्या है, उसके बाद हम उसके इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक बात आती है, जब हम सिक्कों की एक परिभाषा के रूप में रखते हैं तो यहां पे एक निश्चित, सिक्कों के जब हम परिभाषा के रूप में रखते हैं तो एक निश्चित धातु, एक ऐसी निश्चित धातु है, धातुगत, जिसमें शुद्धता होगी, एक वजन होगा। ठीक है, और वही क्या होंगे, जो धातु होती है वही विनिमय के साधन होंगे। मतलब एक धातुगत होगी, धातु होगी जिसमें कुछ उसका निश्चित वजन निश्चित किया जाएगा, उसमें उसका धातु की शुद्धता होती है और वह विनिमय का एक माध्यम होता है, उसी को हम कहते हैं मुद्रा। ठीक भैया, उसी क्या कहते हैं? मुद्रा। तो इसको अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें लिख सकते हैं, निश्चित वजन, धातुगत शुद्धता, निश्चित वजन, धातुगत शुद्धता, निश्चित वजन, उसकी धातुगत शुद्धता से युक्त धातु का खंड, शुद्धता से युक्त किसी धातु का खंड। भाई कोई धातु हो सकती है, किसी धातु का खंड जिसे हम विनिमय के रूप में प्रयुक्त करें, उसे मुद्रा कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ध्यान रखना इसमें भाई कि एक निश्चित वजन होना चाहिए उसमें। ठीक भैया, एक निश्चित वजन होना चाहिए, धातुगत शुद्धता होनी चाहिए, तो उसका जो एक खंड होगा, उस धातु का एक छोटा सा जो पार्ट होगा, खंड होगा, जिसका हम विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग करेंगे।
लेन देन के माध्यम के रूप में, लेन देन में उसका उपयोग करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, या क्या कहेंगे, सिक्का कहेंगे। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि भाई सबसे पहले भारत की जो सिक्का था कौन सा सिक्का था। देखिए दो प्रश्न आपका बना यहाँ पे। एक बन गया न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स मतलब सिक्के के अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। दूसरा बन जाता है कि भाई सिक्का क्या है। सिक्का क्या है, तो किसी निश्चित वजन हो, धातुगत शुद्धता हो, और उसके से युक्त कोई धातु अगर जो खंड या टुकड़ा है धातु का, उसका जब हम विनिमय के माध्यम से उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सिक्का के रूप में उसका नाम देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अब आगे हम देखते हैं कि भाई ये तो सिक्के कहा जाता है, लेकिन भारत का प्राचीनतम सिक्का है क्या। अगर पूछा जाए कि भारत में प्राचीनतम सिक्के कौन से थे, वहां पे सबसे प्राचीनतम सिक्के थे पंचमार्क या आहत सिक्के। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन थे, तो भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन है, पंचमार्क या आहत सिक्के हैं। दूसरी चीज, यहां से प्रश्न उठा कि भाई पंचमार्क या आहत सिक्के कौन से, किसे कहा जाता है, पंचमार्क हो या आहत सिक्के हैं, किसे कहा जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे ध्यान रखना है, पहले तो जान लीजिए कि जैसे भारत में मुद्रा शास्त्र की जनक किसे कहते हैं। एक लाइन में इसको देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि भारत में मुद्रा शास्त्र, भारत में मुद्रा शास्त्र के जनक कौन थे भाई, जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे, कि जनक जेम्स प्रिंसेप थे। को माना जाता है। जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है, परंतु एक व्यवस्थित रूप से अगर मुद्रा, भारत में मुद्रा के अध्ययन की व्यवस्थित रूप से जो किया था, किसने किया था, कनिंघम ने किया था। इसीलिए कनिंघम को माना जाता है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्रा तत्व को व्यवस्थित किया था, तो उनमें सबसे देन किसकी महत्वपूर्ण देन थी, वो कनिंघम की थी। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय मुद्रा को व्यवस्थित रूप से, भारतीय मुद्रा को व्यवस्थित रूप से या व्यवस्थित करने का करिए, व्यवस्थित करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है, किसे प्राप्त है, कनिंघम को प्राप्त है। कनिंघम को प्राप्त है। कनिंघम को प्राप्त है। कनिंघम की एक पुस्तक है और वो इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है द क्वाइंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है, कनिंघम ने द क्वाइंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया नाम से पुस्तक लिखी, नामक पुस्तक लिखी। अब इसमें इन्होंने भारत के जो उस समय के
सिक्के थे, सिक्कों के इतिहास के विषय में लिखा। इसमें इन्होंने भारत में सिक्कों के इतिहास के विषय में यहां पे लिखा है। ठीक है, तो कनिंघम ने। अब बात आती है जो अभी हमने चर्चा किया था पंचमार सिक्कों के विषय में, पंचमार सिक्कों की बात किए थे। ये कौन से किस प्रकार के सिक्के हैं? ये पंचमार सिक्के हैं। पंचमार सिक्के या आहत सिक्के, पंचमार सिक्के एक ही कहे जाते हैं। तो अब बात आती है कि इनको पंचमार सिक्के कहा किसने? सबसे पहले इनको पंचमार का नाम किसने दिया? किसने इसको क्या कहते हैं आहत सिक्कों का नाम दिया? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने भारत के प्राचीनतम सिक्के को क्या नाम दिया? पंचमार्क नाम दिया, पंचमार्क कहा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई किसने इसको पंचमार्क कहा, भारत के प्राचीनतम सिक्के को? भैया हार्दिक जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो क्या कहा भाई? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने भारत के प्राचीनतम सिक्के कहा, सिक्के को पंचमार्क नाम दिया। लेकिन इसको एक और नाम दिया जाता, आहत सिक्के कहा जाता है। जब हम आहत की बात करते हैं तो एक थे वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, अग्रवाल ने इसी सिक्के को, मतलब इसी पंचमार्क को, इसी पंचमार सिक्के को आहत सिक्के नाम दिया, सिक्के कहा। ध्यान रखना दोनों चीजें आती है कि भाई सबसे पहले किसने इसको क्या कहते हैं पंचमार्क नाम दिया। अगर पंचमार्क की बात करते हैं तो किसने पंचमार्क नाम दिया? पंचमार्क बात करते हैं तो पंचमार्क नाम किसने दिया भाई? जेम्स प्रिंसेप ने दिया। और उसी प्रकार आहत सिक्के की बात किया जाए, आहत नाम किसने दिया था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया था। किसने दिया? वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया, आहत सिक्के कहा। तो ये भी पूछा। अब ये भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का माना जाता है। अब यहां से प्रश्न उठता है, सबसे पहले भारत सिक्के कहां से आते हैं? भाई किस समय के, किस कार्यकाल में रहे होंगे? तो जो अगर इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल था वो समय कब का था? तो इनका जो भारत के प्राचीनतम सिक्के, बुद्ध काल, बुद्ध काल या आप कह सकते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। चीज ध्यान में रखना भाई, जो यहां के जो सिक्के प्राप्त होते थे वो क्या कहते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए थे। ठीक है, एक बार मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम लोग के ये थ्योरी क्लास के रूप में है। भारत में प्राचीनतम सिक्कों के इतिहास की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सिक्कों से हर बार क्या है एक दो प्रश्न जरूर आता है किसी भी एग्जाम में। इतिहास से अगर आप जुड़े हुए हैं, किसी भी एग्जाम में आप पढ़ रहे थे, उसमें सिक्कों से एक दो प्रश्न जरूर आएगा। ये चीज दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, उसी लेके आए हम लोग इसको लेकर थ्योरी की क्लास, इसमें सिक्कों के इतिहास को लेकर चल रहे हैं। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के बुद्ध काल या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं। सही यहां तक। अब बात आती है कि हम इसको पंचमार्क क्यों कहते हैं? ये जो सिक्के हैं इनका नाम पंचमार्क क्यों कहा गया? इसका मेन कारण क्या था? तो ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल के जो सिक्के थे, उस समय के जो सिक्के थे, उन सिक्कों पर क्या था, किसी राजवंशावली का उल्लेख नहीं मिलता, किसी राजाओं के समय के उल्लेख नहीं मिलता। इनका जो ये इसमें क्या मिलता है कि प्राचीन काल में जो सिक्के रहे उस पर एक मुहर, एक चिन्ह बनाया जाता था। कोई भी उसमें किस प्रकार चिन्ह होते थे? प्रकृति संबंधी चिन्ह होते थे, पक्षी की आकृतियां होती थी, और अधिकतर जो मिलते थे सूर्य की
चिन्ह ज्यादा मिलते थे। जो आप देख रहे होंगे ये सूर्य की तरह दिख रहा है, तो सूर्य के चिन्ह अधिकतर पंचमार सिक्कों पे प्राप्त होते थे। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए क्या है कि इन प्राचीन सिक्कों से किसी वंशावली का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। ठीक है, वहां से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। दूसरी चीज अगर यहां से पूछा जाए कि भाई ये जो सिक्के थे किस धातु के बने होते थे, अगर धातु पूछा जाए तो पंचमार्क जो सिक्के होते थे, ये पंचमार्क सिक्के किस धातु के बने होते थे, तो कहीं कहीं इनमें चांदी के भी उल्लेख मिलते हैं, तांबे के भी उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तांबे के भी सिक्के थे और चांदी के भी सिक्के इसमें मिलते थे। तो कहने का मतलब अगर धातु पूछा जाए तो धातु की बात करें तो आप सीधे कह सकते हैं चांदी, अधिकतर यही थे, चांदी एवं तांबा, तांबा धातु का प्रयोग इसमें होता था। यहां से ध्यान में रखना भाई कि जो पंचमार सिक्के थे, इन पंचमार सिक्कों में किस धातु का प्रयोग होता था, अधिकांशतः चांदी और तांबे का। तो उसमें क्या होता है, चांदी की पतली क्या कहते हैं, चौकोरकार, आयताकार, मतलब कई प्रकार के, कोई एक निश्चित आकार नहीं होता था, तो कई प्रकार, और मुख्यतः जो ज्यादा पाए गए वो आयताकार पाए गए हैं। ठीक है, तो ये आयताकार होते थे और इसी पे क्या है, मुहर जैसी लगाई जाती, मुहर जैसी थप्पा मारा जाता था, उस तरह थप्पा मार के इसको मुद्रा जारी की जाती थी। ठीक है, बाद में यही पंचमार सिक्के, क्योंकि इनका कोई एक राजवंशावली से निश्चित नहीं था, किस राजा से संबंधित थे, किससे संबंधित, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, और ये सिक्के सबसे प्राचीनतम सिक्के में पाए गए। खोजा किसने था, इसको जेम्स प्रिंसेप खोजा था इन सिक्कों को सबसे पहली बार। ठीक है, और इसीलिए माना जाता है भारत में जन्मदाता जनक के रूप में जो माने जाते हैं जेम्स प्रिंसेप को ही माना जाता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से किया किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो भारत में जो प्राचीनतम सिक्कों के जो इतिहास की बात किया व्यवस्थित रूप से, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। ठीक है, दूसरी चीज ये तो हो गया यहां से बात, पंच सिक्कों की बात। अब बात आती है, यही जो आहत सिक्के थे, यही जो सिक्के प्रचलित चर्चित चल रहे थे, इन्हीं सिक्कों को जब बात करते हैं किसमें, साहित्य में, तो जो आहत सिक्के थे, आहत सिक्कों को, आहत या पंचमार्क दोनों मतलब एक ही है, ध्यान में रखना। आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता था, कासार्पण, पण, शतमान, कासार्पण कहा जाता था, पण कहा जाता था, शतमान कहा जाता था, पुराण कहा जाता था, और क्या, पुराण, धरण, ये उस समय क्या थे, इनका उल्लेख मिलता है साहित्य में। किसकी साहित्य में सर्वप्रथम कासार्पण इन सबका उल्लेख मिलता है, अगर बात करते हैं साहित्य की बात। ठीक है, कहा जाता था, पूरा कर लीजिए लाइन, कहा जाता था। देखिए इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको आप नजरअंदाज मत करिए, एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, मान चलिए जो अगर सिक्कों से संबंधित आएगा तो आपका इसी में से प्रश्न आपका फंस जाएगा। ठीक है, आहत सिक्कों को साहित्य में कासार्पण, पण या शतमान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर पूछा जाए किस साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है, कासार्पण का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, तो दो साहित्य का नाम आता है। एक आता है पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, एवं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम इन्हीं दोनों में मिलता है, सर्वप्रथम कासार्पण का उल्लेख मिलता है।
एक चीज ध्यान में रखना है, कभी कभी अगर धातु के विषय में पूछा जाए तो धातु में दिमाग में रखना आपका तांबे के भी थे, चांदी के भी थे, लेकिन अधिकतर अगर ऑप्शन में तांबे और चांदी दोनों आ रहा है, या तो दोनों को कॉमन दे देगा ए और बी करके, ठीक है, लेकिन अधिकतर क्या है, ज्यादा ज्यादा जो बनते थे वो चांदी के सिक्के ही बनते थे, ठीक है, चांदी के बनते थे। क्योंकि जब बाद में धीरे धीरे कौटिल्य का समय आया, इसका मतलब मौर्य काल की बात आपने सुना होगा कि जब आप पढ़ेंगे कौटिल्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को लिया था, खरीदा था, लगभग 1000 कासारपड़ दिया था, 1000 कासारपड़ का सिक्का दिया था। यहाँ इसका उल्लेख मिलता है कि भाई 1000 कासारपड़ सिक्का दिया था गोपालक को, उसके बाद क्या कौटिल्य को ले लिया था, चंद्रगुप्त को खरीद लिया था, इसका उल्लेख मिलता है। इसका मतलब मौर्य काल में इसकी बात आती है। और मौर्य काल में जो सबसे प्रचलित इकाई थी सिक्कों की, वो पड़ थी, पड़ सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी, तो आप यहाँ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और यहाँ पर रख लीजिए, ध्यान दे लीजिए, फिर उसके आगे देखते हैं। इसमें क्या आता है कि अगर अभिलेख में बात करें कि किस अभिलेख में सर्वप्रथम कासारपण का उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं नागनिका के नानाघाट अभिलेख में, सर्वप्रथम, मतलब कोई अभिलेख की साक्ष्य है, सर्वप्रथम कासारपण का उल्लेख मिलता है। किसी अभिलेख की अगर बात की जाए किसमें मिलता है, तो यहां नागनिका के नानाघाट अभिलेख में का उल्लेख मिलता है। उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक भैया, यहां पे इसका उल्लेख प्राप्त होता है नागनिका के इसमें कासारपण में। अब मौर्य काल की अगर हम सिक्कों की बात करें तो मौर्य काल में भी कई प्रकार सिक्के थे, कासारपण भी थे, शतमान सिक्के थे, पड़ सिक्के थे, लेकिन उसके जो एक मानक सिक्का होता था, कौन सिक्का था, पड़ सिक्का था। तो अगर हम बात करते हैं कि मौर्य काल में अभी देखिए ध्यान रखना है, यहां पे सोने के सिक्के का उल्लेख नहीं है, दिमाग में रखना भाई, अभी तक सोने के सिक्के का कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। तो मौर्य काल में मानक सिक्का, मानक सिक्का मतलब जो ज्यादा व्यापार के लिए जो ज्यादा प्रचलित सिक्का था, ठीक है, मानक सिक्का पड़ होता था। तांबे के सिक्के उसके ये पड़ जो होते थे चांदी के सिक्के होते थे मौर्य काल में, चांदी के सिक्के पड़ होते थे। उसके अलावा तांबे के सिक्के जो थे काकड़ी के नाम से, मासक के नाम से, इस प्रकार तांबे के सिक्के चलते थे, ठीक है, मौर्य काल में। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो क्या मौर्य काल में मानक सिक्के के रूप में होता है। अब इससे जानकारी क्या प्राप्त होती है, इसका मतलब जो सिक्के प्राप्त हुए हैं और उस काल, देखिए अभी भी सिक्कों पर न किसी राजा की आकृति का उल्लेख मिलता है, न उसके राजवंशों का उल्लेख मिलता है। प्रणाम सोन जी, प्रणाम प्रणाम भैया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसका कोई किसी का उल्लेख नहीं प्राप्त होता, किसी सिक्कों का, ठीक, मतलब किसी राजवंश का। तो अभी तक सिक्कों पे राजवंशावली का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ये चीज रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मौर्यों के बाद जो सिक्का आना शुरू होता है, वहीं से क्या है, बहुत सारी चीजें प्रचलित होनी शुरू होती है मौर्यों के बाद से। अब मौर्यों के बाद से, क्योंकि अभी तक सिक्कों का कोई व्यापक रूप से कोई, हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र सिक्के छपाने का उल्लेख मिलता है, पणयाध्यक्ष इसे कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रूपदर्शक नामक क्या कहते हैं अधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो सिक्के का क्या करता था, निरीक्षण करता था, इन सब का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब सिक्का चल रहा था, लेकिन उस सिक्कों पर उस राजा के विषय में, उस राजवंश के विषय में इन सब का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक भैया, भैया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून, ठीक है सिसरा जी, यहां पे इन सब का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अब आगे ध्यान देना है कि अगर ये देखा जाए कि मौर्यों के बाद जब सिक्के की बात करते हैं तो विदेशी आक्रमणकारी जब आए थे भारत, जब भारत में आक्रमण करने आए थे, कौन आए थे, यूनानी आए थे, जिसको हिंदी यूनानी या इंडो ग्रीक कहा जाता है। इंडो ग्रीक शासक जब आए, शक थे, कुषाण थे, ये लोग पहलव थे, जब ये सब भारत में आक्रमण करने के लिए आते हैं, और इन्हीं के समय में यहीं से क्या है, सिक्कों के
जो जारी होते हैं वहां उनके राजाओं के नाम भी उल्लेख शुरू हो जाते हैं उन सिक्कों पर। ठीक है, तो अब यहां पे बात आती है, सबसे पहले देखिए ये क्या है, पीला दिख रहा है, सोने का कलर भी लगभग पीला ही लगता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार जो सिक्के थे मान चलिए सोने के ही सिक्के थे। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि भाई अगर भारत में अभी तक हमने देखा जो पंचमार्क सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के जो थे चांदी और तांबे के ज्यादा प्राप्त हुए हैं, सोने के उसमें पंचमार्क सिक्के नहीं प्राप्त हुए। इसके बाद क्या है, अभी तक हमने मौर्य काल में भी सोने के कोई सिक्के का उल्लेख नहीं पाया। ठीक है, लेकिन जब हिंद यवन शासक या इसको इंडो ग्रीक कहते हैं, इंडो ग्रीक शासक जब ये भारत आते हैं तो इनके द्वारा सोने के सिक्के सबसे पहली बार जारी किए जाते हैं। किसके? सोने के सिक्के। तो यहां से आपका प्रश्न बनता है कि भाई सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो एक लाइन में आप लिख सकते हो कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे। हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे। लेकिन ध्यान में रखना है, जारी तो हिंद यवन शासकों ने किए थे, लेकिन जो ज्यादा उल्लेख मिलता, मतलब ज्यादा ये कम मात्रा में किए थे, शुरुआत किए थे। अगर पूछा जाए भाई शुरुआत तो कर दी हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के, लेकिन मात्रा की बात की जाए तो कम थे। तो ज्यादा से ज्यादा इनके तांबे और चांदी के ही सिक्के मिलते थे, तांबे और चांदी के सिक्के इनके भी ज्यादा मिले हैं पिछले शासकों के उसमें अपेक्षा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो स्वर्ण सिक्के अगर पूछा जाता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले किसने जारी किया था? इन्होंने किया था। क्लियर? अब इन्होंने ही सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? गुप्त नहीं भैया, गुप्त नहीं, गुप्त उन्होंने सबसे अधिक जारी किया था सोने के सिक्के। यहां पे क्या है, सबसे पहले की बात, सर्वप्रथम की बात हो रही है। तो इनके सिक्कों को क्या कहते थे? इनके सिक्कों को स्टेटर कहते थे, स्टेटर कहा जाता था। जो इनके स्वर्ण सिक्के थे, इनके सिक्कों को क्या कहा जाता था? स्टेटर कहा जाता था। ये चीज ध्यान में रखना भाई, पूछा जाता है कि हिंद यवन शासकों के जो स्वर्ण सिक्के थे उसको किस नाम से जाना जाता था? सोने सिक्के जाए उसको स्टेटर कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्ण सिक्के गुप्त ने ज्यादा चलाए थे, बिल्कुल ठीक भैया। दूसरी चीज, अगर ये पूछा जाए कि इन हिंद यवन शासकों में भी सबसे अधिक, सबसे पहले कौन सोने का सिक्का चला, इसका नाम उल्लेख मिलता है, तो ध्यान में रखना है जो अभी तक प्रचलित नाम है, जो चर्चित नाम, एक शासक का नाम आता मिनांडर। मिनांडर वही मिनांडर जिसका बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्तालाप होता है, तो नागसेन के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है और जिस पुस्तक का क्या नाम रखते हैं उसको कहते हैं मिलिंद पंढो। मिलिंद पंढो कहा जाता है, वही मिनांडर। उसी मिनांडर ने सबसे पहले माना जाता है कि भारत में सब सोने के सिक्के जारी किए। तो आप कह सकते हैं कि मिनांडर ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। सिक्के जारी किए, ये तो मिनांडर के द्वारा हो गया। मैं अगर यहां पूछा जाए, भैया नमस्ते, भैया 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 नमस्ते, ठीक है, मिनांडर ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए, ये तो यहां से हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए, यहां से प्रश्न पूछा जाए, आशीष पंडित जी, भैया विम कटफिशस तो बाद में आते हैं, ध्यान में रखना भैया इसको। ये विम कटफिशस कुषाण शासक, तो कुषाण शासकों में सबसे पहले उन्होंने चलाया था विम कटफिशस ने, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना, उस पर कंफ्यूज मत होइएगा भैया, ठीक है। हाँ शुद्ध, वहां शुद्ध पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल, शुद्ध की बात तो वहां चली जाएगी कुषाणों ने। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ध्यान में रखना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अभी कुषाण पे भी पहुंचते हैं,
ठीक भैया, ठीक। तो मिनांडर ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए, इसका उल्लेख यहां से प्राप्त होता है, ठीक है। और जो उस समय के सिक्के हुआ करते थे वो इसी प्रकार सिक्के होते थे, वो अपने देवताओं के चित्र वहां पे रखते थे। एक तरफ शासक का चित्र बनता, और यही जब हम इनकी विशेषता की बात करते हैं कि इनके सिक्कों की विशेषता क्या थी, अगर हम इनके सिक्कों की विशेषता की बात करते हैं तो यहां पर आप एक लाइन सीधे से कुछ नोट के लिए भी बना लीजिए, लिख लीजिए, जो आपके पास हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, आप लिख सकते हैं यही चीज, भारत में इंडो ग्रीक शासकों ने, ग्रीक शासक मिनांडर ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी किया था, सिक्का जारी किया था। आज आप लोग इसको अगर एक बार पढ़ते हैं, अच्छे से एक बार देख लेते हैं, तो सिक्कों से संबंधित जो भी प्रश्न आपका प्राचीन इतिहास से बनेगा, सारा मैटर यहां पे आपका पूरा इंक्लूड हो जाएगा, आपको इससे बाहर कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां क्या है, सबसे पहले इन्होंने जारी किया था। दूसरी चीज, यहां की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहां से मिलती है कि इन्हीं के सिक्कों पर, किसके सिक्कों पर, हिंद यवन शासकों के सिक्कों पर ही, इंडो ग्रीक मतलब हिंद यवन, हिंद यवन शासकों के सिक्कों पर ही सर्वप्रथम देवी देवताओं का, देवी देवताओं के चित्र का अंकन होने लगा, अंकन होने लगा। अब एक तरफ उनके एक तरफ देवी देवता, दूसरी तरफ क्या थे, दूसरी तरफ उनके, एक तरफ देवी देवता थे, दूसरी तरफ जो राजा होते थे, उन राजा की आकृति भी, ठीक है, होने लगा। तथा आप कह सकते हैं आकृति युक्त या राजा शासक की आकृति युक्त सिक्के जारी हुए, कि आकृति युक्त सिक्के, युक्त सिक्के जारी हुए थे, जारी होने लगे। आकृति युक्त सिक्के यहां से जारी होने लगे। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता यहां से बनकर आती है, सामने आती है, वो ये आती है कि यहीं पे द्विभाषी लिपि, दो भाषा और दो प्रकार की लिपि के सिक्के सबसे पहले यहीं से जारी होना शुरू हो गए थे। किसने शुरू किया था, इन्होंने ही शुरू किया था, हिंद एवं शासकों ने ही शुरू किया था। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने ही सबसे पहले द्विभाषी एवं द्विलिपि, देखिए सब एक एक लाइन के सारे प्रश्न है, ध्यान रखना भाई, सारे जो भी एक एक लाइन है सब में प्रश्न ही है। अब आपको जब आता है एग्जाम में, थोड़ा सा न ध्यान देने की वजह से गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए जब क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, क्रमबद्ध रूप से एक एक चीज पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आपको इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने, किसने, हिंद एवं शासकों ने, हिंद एवं शासकों ने द्विलिपि, द्विलिपि ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यूनानी एवं खरोष्टी, यूनानी खरोष्टी, दो भाषा दो लिपि, ठीक है, द्विलिपि एवं द्विभाषा, मतलब एक ही सिक्के पर दो लिपि में दो भाषा के सिक्के जारी किए जाते थे, द्विलिपि एवं, ठीक है, द्विलिपि यूनानी एवं खरोष्टी एवं द्विभाषी, द्विभाषी सिक्के सर्वप्रथम जारी किए। जारी
किए, सर्वप्रथम जारी किए। ये चीज ध्यान में रखना भाई, ठीक भैया। क्या है यहां पे, ये चीज ध्यान में रखना आपको, हर लाइन में आपका एग्जाम मतलब एक एक प्रश्न ही बन रहा है। इसीलिए यहां पे हमने पूरी तरह से क्या किया, प्रयास ये किया कि आपको यही अगली बार पढ़ लेंगे तो सिक्कों से अलग आपको कुछ पढ़ना ही नहीं भैया, सिक्कों से अलग आपको कुछ मतलब यहाँ के अलावा फिर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। इस वीडियो को आप चाहे सेव कर ले, चाहे नोट बना लीजिए, सारी चीजें बाकी ऐप पे क्लास आपको मिल जाएगी, ऐप और वहां दोनों जगह साथ में चल रही है यूट्यूब पे, ठीक है, आज की क्लास। तो यहाँ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप पता चल जाएगा, खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर भाई आ रहा है एग्जाम हम बाहर तब नहीं जा सकते, हमको बस इतने में काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। और हमारा प्रयास, हम लोगों का प्रयास यही होना चाहिए जितने में अपना काम हो जाए, ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, जितने में हमारा नौकरी मिल जाए हम लोग चले, है ना। अलग से ज्ञान लेने के लिए भाई बहुत सारी चीजें आराम से लेके बैठ के पढ़िए, ठीक है। तो यहां तक क्या हुआ, पहली चीज ध्यान रखना है, इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले हमने क्या बताया भाई, इंडो ग्रीक शासकों के विषय में। इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले क्या थे, सोने के सिक्के जारी किए। इसके अलावा उन्होंने तांबे और चांदी के भी सिक्के जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने शुरुआत जो किए थे सोने के सिक्के भारत में इन्होंने ही किए थे। और इसमें उन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, इनके सोने के सिक्कों को स्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटर, ठीक है, स्टेटर कहा जाता था। बिल्कुल, यूनानी देवता हेराक्लीज अपोलो, हाँ ये उनके देवता थे, बिल्कुल बिल्कुल उनके ये देवता हुआ करते थे। और इन देवताओं का क्या है, यहाँ पे देखिए, इन देवताओं का ये इनके चित्रों सिक्कों पर क्या था, अंकन होता था। इसीलिए कुछ हम मुद्राएं भी लगा दिए हैं, सारी मुद्रा तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कुछ मुद्राओं को आपको जानकारी के लिए कि इस प्रकार के थे, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक भैया। दूसरी चीज, मिनांडर एक पहला शासक था जिसने क्या था, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों में सिक्के जारी किए थे, ठीक भैया। दूसरी चीज, अब उसके बाद जो प्रश्न बन रहा है, हिंद एवं शासकों के सिक्कों पर सर्वप्रथम पहली बार अगर किसी के देवी देवताओं के सिक्कों का अगर उल्लेख मिलता है तो हिंद एवं शासकों के सिक्कों पर ही उल्लेख मिलता है, ठीक है, क्लियर भैया। और उनके क्या है, शासक जो राजा थे उनके राजा के चित्र का भी वहां पर अंकन होता है, मतलब उनके चित्र की आकृति बना दे। तो आकृति युक्त सिक्के, जब आप कह सकते हैं कि आकृति युक्त सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे, तो वो भी कौन थे, इंडो ग्रीक शासकों ने किए थे, ठीक भैया। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट बन रहा है कि इन्होंने मतलब इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम दो लिपि में, कौन कौन सी, यूनानी और खरोष्टी लिपि में, और उसी भाषा में क्या है, दो भाषी, मतलब उसी सिक्को, वही सिक्का वही था, उसमें दो प्रकार की लिप थी, उस पर लिखते थे, लिखकर उस प्रकार सिक्के जारी किए। ये कब तक चलता रहा, कनिष्क के शासन काल तक चलता रहा। जब कनिष्क आया तो कनिष्क ने इसको समाप्त किया था, कुषाण वंश शासक ने, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि भाई किस शासक ने, किसके समय द्विलिपि सिक्के जारी हुए थे और किसके समय में वो समाप्त हो गए थे, ये भी प्रश्न उठता है, ठीक है। तो यहां से ये चीजें क्या है, आपका इंपॉर्टेंस बनती है हिंद एवं शासकों से। अब हम थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं विदेशी शासकों में, बाद में इसके बाद शक आते हैं। शकों ने कुछ इन्हीं की अनुकृति में कुछ सोने के सिक्के जारी करते हैं, इन्हीं की अनुकृति में क्या करते हैं, चांदी और तांबे के से। देखिए पहला शक, मात्रा जो तांबे की ज्यादा थी, ध्यान में रखना है। सिक्कों की अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या में इनकी संख्या ज्यादा थी तांबे की, लेकिन अगर पहली बात की बात आती है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर हम आगे बात करते हैं कुषाण शासकों के सिक्कों पे, कुषाण शासकों के गर्म सिक्कों की बात करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कई प्रकार के यहां से प्रश्न उठते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए जो टारगेट है वो सिक्कों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट मैटर, अब ऐसा नहीं कि एक बिंदु की चीज, वो बहुत सारी चीजें होंगी जब उस शासक के विषय में पढ़ेंगे, जब कुषाण शासक काल में पढ़ेंगे तो वहां से और डिटेल लेकर चलेंगे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, जो बेसिक चीजें आती रहती है एग्जाम हमेशा, और हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या है गलतियां हो जाती हैं, वो चीजें ना होने पाए, इसीलिए क्या है हम लोगों ने एक सिक्कों का एक चैप्टर बना के हम यहाँ पे लेकर, जो आपके इतिहास जानने के प्रमुख साक्ष्य के रूप में है, ठीक है। टॉपिक आपका क्या है, इतिहास जानने के साक्ष्य, उसमें क्या है, सिक्कों का इतिहास, ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुषाण शासकों के सिक्कों की बात करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न यहां से बनता है भाई कुषाण शासकों के समय में, तो सबसे पहले जो कुषाण शासक आता है, सबसे पहले जो कुषाण शासक, उसका क्या नाम आता है, कुजुल कटफिसस। सबसे पहला जो कुषाण शासक आता है कुजुल कटफिसस। तो कुजुल कटफिसस के जो सिक्के थे वो सिक्के किसके थे, तांबे के ही सिक्के प्राप्त होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुषाण शासकों में कुजुल कटफिसस के, ने केवल तांबे के सिक्के
ने की जगह आप के कर दीजिए। कुजुल कन्फ्यूशस के केवल तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। सिक्के प्राप्त हुए, जो प्राप्त हुए भाई यही हुए। क्या चलाया था जब नहीं क्लियर है तो क्या बताया जाए। ठीक है, तो ये कुषाण शासकों के समय के थे। दूसरी चीज, इसी के बाद से, इसके बाद से फिर सिक्के सोने के स्टार्ट हो जाते चलना। अगर पूछा जाए हिंद एवं शासकों के बाद सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के, हिंद एवं शासकों के बाद की बात हो रही है, या कुषाण सोने के सिक्के जो शुरुआती प्रारंभिक तौर पर किसने चलाया था, विम कटफिशस ने चलाया था। ठीक है, तो विम कटफिशस ने सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए और कुषाण शासकों के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखना है किस समय की बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि आप उसमें पूरा रख लीजिएगा। ठीक भैया, तो क्या है, अगर हम कुछ इनके कुषाण शासकों की बात करें, इसमें सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किया था, किसने जारी किया था, विम कटफिशस ने जारी किया था। और जो विम कटफिशस ने सिक्के जारी किया था, उसी सिक्कों में सबसे पहली बार शिव, नंदी और त्रिशूल, ध्यान रखना है, पूछा जाता है भाई, तीनों पूछा जाता है कि शिव, नंदी और त्रिशूल के सिक्के सर्वप्रथम की आकृति युक्त सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए, तो कुषाण शासक किसने जारी किया था, कुषाण शासक विम कटफिशस ने जारी किया था। ठीक है, और कुषाणों में प्रारंभिक तौर पर सबसे ज्यादा सिक्के उसी ने ही चलाए थे। ठीक है सर, सिक्के किस धातु के होते हैं थे, अरे प्रभु अभी पीछे तो हमने सारी चीजें बताया कि अलग धातु के, पूरा हमने सिक्के की परिभाषा बता दी। एक बार फिर सब क्लास खत्म होने के बाद फिर से देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने ये भी बताया प्रारंभिक सिक्के किस धातु के थे, फिर उसके बाद और किस किस समय में किस धातु के थे, सिक्के होते क्या है, सारी चीज बता दिया। उसको आप उस पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा पीछे जाएंगे फिर चर्चा करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, आगे आपके नुकसान हो जाएगा। आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है भैया, तो बात करते हैं यहां पे, देखिए जब विम कटफिशस की हम बात करेंगे, विम कटफिशस के समय में सबसे पहले शिव, देखिए आपको दूर से दिख रहा होगा, यहां नंदी जैसा रूप दिख रहा है कि कोई नंदी जैसा है, बैल जैसा वृषभ युक्त। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे शिव के रूप में दिखाया गया, त्रिशूल के रूप में दिखाया गया। ये जो सिक्के जारी किए गए, शिव, नंदी एवं त्रिशूल के जो सिक्के जारी किए, सबसे पहली बार किसने जारी किया था, विम कटफिशस ने किया था। और विम कटफिशस के समय तक द्विभाषी सिक्के चल रहे थे, और एक तरफ उसकी आकृति थी और उसके बाद क्या था, सिक्के थे। तो आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है इसमें कि कुषाण शासकों में, आप लिख सकते हो लाइन में, कुषाण शासकों में विम कटफिशस कुषाण शासकों में विम कटफिशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। ध्यान रखना है किस काल की हम बात कर रहे हैं, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए। अब ये सिक्कों पर थे क्या भाई, जारी तो किए, इसकी पहचान क्या थी सिक्कों की, भैया इसकी पहचान कहां से, क्या सिक्कों से होती है। अगर इसकी पहचान की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसी के सिक्कों पर हिंदू देवता शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति, त्रिशूल की आकृति युक्त सिक्के जारी किए, सिक्के जारी हुए।
अब इसमें भी क्या था, एक तरफ शासक की आकृति थी, इसकी आकृति एक तरफ थी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आपको। ऐसा नहीं कि इसकी आकृति नहीं थी, एक तरफ क्या था। अब यहाँ पे हिंदू, इसका मतलब ये अनुमान क्या लगा, इसका मतलब यही अनुमान लग रहा है कि ये जो शासक, कुषाण शासक थे, ये कहीं न कहीं शैव धर्म को मानते रहे होंगे, शिव को मानते रहे होंगे, शिव को आराध्य के रूप में मानते रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने इस प्रकार के सिक्के जारी किए होंगे। कुछ आप देखिए, यही चीजें क्या है, इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत आ जाती हैं। भाई कैसे पता शैव धर्म के लोग कब पुराना धर्म के रूप में अगर देखा, शैव धर्म कब से प्रचलित था, यही सब इतिहास की जानकारी के रूप में होती है। ठीक भैया, क्लियर है। और इसने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी उपाधि धारण की थी, महेश्वर की उपाधि, महेश्वर की उपाधि धारण की। अब दूसरी चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है यहाँ पे, दूसरा इंपॉर्टेंट ये बन रहा है कि आप ये देख रहे होंगे इस प्रकार के सिक्के, ये जो सिक्के, अगर इस सिक्कों को आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बुद्ध की आकृति जैसी दिख रही है, बुद्ध की आकृति जैसी दिख रही है। अब बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के सर्वप्रथम जारी करने का जो श्रेय जाता है, किसे जाता है, वो कनिष्क को जाता है, कुषाण शासक कनिष्क को ही जाता है सर्वप्रथम। ठीक है, तो बुद्ध की आकृति, और उसने दो प्रकार सिक्के, कुषाणों में सबसे ज्यादा सोने सिक्के कनिष्क ने चलाए, प्रारंभिक शुरुआत किसने किया था, भीमकटफिशस ने किया था, ठीक है ना। तो कुषाण शासक कनिष्क ने बुद्ध की आकृति युक्त की जो सिक्के चलाए, सबसे पहला वही व्यक्ति था, पहला शासक वही था जिसने भगवान बुद्ध की जो आकृति युक्त जो वो अपनी मुद्रा पे जारी की है। ये प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज, इसी के सिक्के पे सबसे पहले पीछे, बुद्ध के पीछे प्रभामंडल जो दिखता है, आप पौराणिक कहानियां देखिए, सीरियल देखिए, सब सारी उसमें, तो कभी कभी आप देखिए पीछे ईश्वर को जब दिखाता है तो पीछे चक्र जैसा कुछ गोला जैसे घूमता रहता है, ठीक है, प्रकाश जैसा कुछ पीछे घूमता रहता चक्र जैसा, उसी को कहते हैं प्रभामंडल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभामंडल युक्त, बुद्ध के पीछे प्रभामंडल युक्त जो सिक्के जारी किए, सबसे पहले इसने ही जारी किए थे, किसने, कनिष्क ने ही जारी किए थे। इसके दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं प्रमुख रूप से, दो प्रकार के सिक्कों में सबसे पहले क्या मिलता है कि एक सोने के सिक्के मिलते हैं, सोने के सिक्के जो मिलते हैं उसमें बुद्ध है और बुद्ध के नीचे लिखा बुद्धो, बुद्धो करके लिखा है, जैसे यहां पे है इसी पे लिखा है बुद्धो, बुद्धो, बुद्ध के रूप में लिखा गया है। लेकिन जो उसके सिक्के हैं, तांबे के जो सिक्के हैं, उसमें लिखा गया साकमन बुद्धो, साकमन बुद्धो मतलब साक्य मुनि बुद्धो, बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध करके लिखा गया तांबे के सिक्के पर। तो पहला भारतीय, पहला शासक था जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के चलाए। क्यों चलाया था, आपको ध्यान में होगा, जब आप कनिष्क के विषय में पढ़ेंगे, हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन चलाए, प्रैक्टिस में कनिष्क के बहुत सारे प्रश्न को भी लाए हैं, और उन प्रश्नों के विषय में इन सब की चर्चा हमने की भी था कि भगवान मतलब कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत होती है, और चौथी बौद्ध संगीत में हीन यानी महायान दो संप्रदाय का उदय होता बौद्ध धर्म में, और उसमें जो महायान शाखा थी वो बुद्ध को क्या थे, देवता के रूप में मानती थी, और उसका कौन था, कनिष्क था। इसीलिए देवता के रूप में मानकर, ईश्वर के रूप में मानकर इसने क्या किया था, इनको उनकी आकृति युक्त, मानव के रूप में, मानव की तरह आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। तो बुद्ध की मूर्ति भी सबसे पहले इसी के काल में बनी थी, किसके काल में, इसी के काल में बनी थी। ठीक भैया, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें क्या है, ये उसके ताबिक सिक्कों पे मिलता है। तो कनिष्क के समय में इस प्रकार के बहुत सारे सिक्के बुद्ध से संबंधित मिलते हैं। दूसरी चीज, यहां आप देखे होंगे एक राजा है, पतलून पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखिए पतलून यहां तक इसका है, टोपी ये है, ये चीजें, हाथ में क्या है, अपना तलवार या ध्वजा के रूप में जो भी चीजें लिया हुआ है। ये जो सिक्के हैं, ये भी सिक्के कौन थे किसने जारी किए, ये कुषाण शासक कनिष्क के समय में ही जारी किए गए। ठीक है, और एक तरफ में एक ऐसे मुद्रा उसकी प्राप्त होती है जिसमें सर उसका नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये कनिष्क के समय प्राप्त हुए, ये सब सिक्के ही कनिष्क का इतिहास बताते हैं, यही अभिलेख ही इतिहास बताते हैं। भाई और कहां से उसकी प्राचीन इतिहास जानकारी मिली, इसीलिए हमारे जो इतिहास जानने के साधन के रूप में मुद्रा हमारे एक प्रमुख साधन के रूप में है। ठीक है, ये चीजें यहां से भी प्राप्त होती है। क्लियर भैया, तो उस समय कुषाण शासकों के सिक्के थे। अब हम बात करते हैं कुषाण शासकों के सिक्कों में, थोड़ा सा कनिष्क के भी बात कर लेते हैं, कनिष्क के विषय में कुछ थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं, कुषाण शासक
कनिष्क ने, कुषाण शासक कनिष्क ने द्विभाषीय एवं द्विलिपि युक्त सिक्के बंद कर दिए थे। द्विभाषी एवं द्विलिपि सिक्के उन्होंने क्या किया था? बंद कर दिया था। क्लियर भैया? दूसरा दूसरा क्या है? क्या इंपॉर्टेंट और बन रहा है भाई इससे? अगर इनके इंपॉर्टेंट की हम बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट इससे बन रहा है कनिष्क ने ही सर्वप्रथम कनिष्क ने ही सर्वप्रथम बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। बुद्ध की आकृति, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे ध्यान में रखते रहिए भाई, ठीक है? आकृति युक्त सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए, ठीक है? इसने सोने एवं तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के सर्वाधिक चलाए, सर्वाधिक चलाए थे। सर्वाधिक चलाए थे या सर्वाधिक जारी किए थे, ठीक भैया? ध्यान में रखना है। क्लियर भैया? चलिए, अब एक चीज और है, कुषाण काल की हम बात करते हैं तो कुषाण काल के समय में एक शासक था हुविस्क, जो वासिष्ठ के बाद आया। वासिष्ठ के बाद आता था, हुविस्क आता है, और हुविस्क के समय में ही सबसे अधिक भारतीय देवी देवताओं के चित्र का अंकन होता था। आप लिख सकते हैं कुषाण शासक हुविस्क, कुषाण शासक हुविस्क ने सर्वाधिक देवी देवताओं के सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए थे। अगर पूछा जाए सबसे अधिक देवी देवताओं के सिक्के कौन जारी किया था, तो कुषाण शासक कौन किया था? हुविस्क ने किया था। हुविस्क के सबसे अधिक जो देवी देवताओं के सिक्के प्राप्त होते हैं। अब इसके सिक्कों पर सबसे पहले हुविस्क के सिक्कों पर सर्वप्रथम उमा और पार्वती, सॉरी शिव, उमा और शिव के सिक्के, उमा शिव तो मान लीजिए पहले थे ही, उमा एवं एवं पाशुपत कर दीजिएगा, उमा एवं पाशुपत धर्म के चित्रांकन मिलते हैं। क्या देवियों का भी उल्लेख यहां से मिलता है,
पाशुपत धर्म और उमा के रूप में क्या है, देवी का रूप वहां पर जो आप कह सकते हैं पार्वती के रूप में मानते हैं, उसका उनका भी उल्लेख क्या है, हुविस्क के सिक्कों पर मिलता है। इसके अलावा हुविस्क ने कई प्रकार के यूनानी देवी देवताओं का भी, रोमन देवी देवताओं के भी आकृति युक्त सिक्के चलाए, तो कई प्रकार के। इसी ने सबसे पहले से क्या है, इसी ने अगर देखा जाए स्कंद युक्त सिक्के, स्कंद का नाम के सिक्के, गणेश के सिक्के, धनुर्धारी कार्तिकेय के सिक्के, कार्तिकेय, गणेश, स्कंद, इसी के साथ साथ बुद्ध भी हैं, शिव भी हैं, वरुण भी हैं, ये भारतीय देवी देवता है। और इसी के साथ साथ भारतीय देवी देवताओं के अलावा इन्होंने ईरानी देवता, ईरानी देवता, ईरानी देवता, ईरानी देवताओं में रोमा, हेरिक्लीज, रोमा, हेरिक्लीज, हेरिक्लीज को यूनानी कृष्ण के रूप में मानते थे, हेरिक्लीज का, ठीक है। इसी के साथ साथ मिहिर, मिहिर को सूर्य कहा जाता है यूनानी में, मिहिर, माओ, माओ को चंद्रमा कहा जाता था। इस प्रकार के क्या है देवी देवताओं का क्या है यहां पे इसने उल्लेख किया है। यहां पे इन्होंने हुविस्क के सिक्कों पर इन सब का उल्लेख मिलता है। इसीलिए हम पहले बता रहे हैं, आप एक बार इसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भैया, तो ये सब जो सिक्के चलाए थे हुविस्क के द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। अगर सर्वाधिक मात्रा में अगर कुषाणों के प्रकार के सिक्के चलाए, अगर इसकी हम बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे। तांबे के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में उसके कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। यही सर्वाधिक मात्रा में पहलवों ने भी अपने वंश में जो तांबे के सिक्के जारी किए थे उन्होंने भी अपने समय में जारी किए थे। ठीक भैया, ये चीजें क्या है, कुषाण संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन रहे हैं ये चीजें आपके यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं इसके बाद की जो सिक्कों की, थोड़ा सातवाहन वंश के शासकों की हम बात कर लेते हैं। कुछ सातवाहन वंश के शासकों के समय में जो सिक्के हुआ करते थे उनके समय की हम बात करते हैं। तो जो सातवाहन वंश की हम बात करेंगे, सातवाहन वंश के शासकों के सिक्के, तो यहाँ पूछा जाता है भाई सबसे एक पहला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के शासकों ने किस उसके सिक्के नहीं जारी किए थे, किसके सिक्के, किस धातु के सिक्के जारी नहीं किए थे। तो आप एक लिख सकते हैं पहली लाइन में ही कि सातवाहन वंश के शासकों ने सातवाहन शासकों ने सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे, स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे। ये तो नोट के रूप में आप जरूर रख लीजिएगा, नहीं किए थे। ये चीज विशेष करके ध्यान रखिएगा भाई, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के जारी नहीं, ठीक है, क्लियर भैया। तो यहां पे पहला है प्रश्न। अब बात आती है सातवाहन ने और कौन कौन से सिक्के जारी किए। देखिए हम पहले बता दिए कि एक बार सिक्कों के आप इस इतिहास को पढ़ लेंगे, टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपके जो एग्जाम में आते हैं प्रश्न वो सारे प्रश्न आप क्या हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सातवाहनों ने जो सिक्के और जारी किए अगर उनकी बात करें तो इनके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिक्के, उसमें क्या था, प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे, तांबे के जारी किए थे, चांदी के जारी किए थे, और क्या है एक महत्वपूर्ण रूप से क्या, शीशे के सिक्के जारी किए थे, शीशे के सिक्के जारी किए थे, जारी किए। सातवाहनों के जो सिक्के सबसे ज्यादा जो मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो चर्चित सिक्के मिलते हैं सातवाहनों के, वो जो सिक्के मिलते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं,
वो जब नहपान के विषय में आप पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था, नहपान के सिक्कों पर, नहपान को पराजित करके मारकर उसके क्या है सिक्कों पर उसके जो सिक्कों का जो उसका जो एरिया था वहां पर उसको पराजित करके वहां से बहुत सारे सिक्के प्राप्त किए और उसी के अनुकृत पैसे से चांदी के सिक्के जारी किए। अब यहां से प्रश्न उठता है कि भाई इन्होंने सोने के सिक्के क्यों नहीं जारी किए। प्रश्न ये बनता है कि भाई सोने के सिक्के क्यों नहीं जारी किए इन्होंने। अगर सोने के सिक्कों की बात करते हैं, जिन्होंने सोने के सिक्के इसलिए नहीं जारी किए थे क्योंकि ये लोग इसको सोने को बहुमूल्य धातु के रूप में प्रयोग करते थे, इसीलिए सिक्के के रूप में उसका प्रयोग नहीं किए। ठीक है, सिक्कों के रूप में उसका प्रयोग नहीं किए, इसीलिए क्या है इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए। ये बहुत पूछा जाता प्रश्न आपका। शीशे के सिक्के इन्होंने जारी किया था। अगर शीशे के सिक्कों की बात करें, इसके पीछे भी शीशे के सिक्के जारी हुए थे। निकिल के, शीशे के अगाथोक्लीज, स्टेटो द्वितीय, ये यूनानी शासक थे, इन लोगों ने भी क्या थे शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगाथोक्लीज और क्या है, अगाथोक्लीज के एक नाम आता है स्टेटो द्वितीय। अगर आपको लिखना है तो आप यहां पे बैक करके आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। कहां पे, ये हिंदी एवं शासकों में आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। इनके विषय में कर सकते हैं कि यहां पे सीधे डाल सकते हैं आप अगाथोक्लीज, क्लीज एवं स्टेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है जारी किए। ठीक है, कभी कभी यहां से प्रश्न आपके उड़ जाते हैं, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। ये भी आपके जिससे प्रश्न अगर आ रहे हैं तो ये भी आपके बाहर न जाने पाए। क्लियर भैया। ये थे सातवाहनों के सिक्के। सातवाहनों के सिक्कों पर हमने अभी पीछे बताया था कि नागनिका जो नाम आता है, एक नागनिका का जो नानाघाट अभिलेख है, उसी नानाघाट अभिलेख में सबसे पहली बार क्या था, कासार्पण का उल्लेख मिलता है। कासार्पण सिक्कों का उल्लेख मिलता है जो सातकर्णी प्रथम के समय में चलाया गया था। ठीक है, नागनिका के नानाघाट अभिलेख में उसका उल्लेख प्राप्त होता है। ये चीज ध्यान में रख के आपको चलना भाई। ठीक है, यहां से ये सब सारी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बन रहे हैं और आपको हम पहले बता दें सारी चीजें आपको, अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं, रिवीजन के तौर पर रख लेते हैं, तो वो सब चीजें आपको क्या यहां से मिस नहीं होने वाली है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद जो बात आती है गुप्तों की बात, क्योंकि क्रम के रूप में महत्वपूर्ण शासकों के रूप में देखा था गुप्तों की बात। जब गुप्त वंश के शासकों की हम बात करते हैं, गुप्त वंश के शासकों की बात करते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा बहुत ज्यादा, मतलब जो सबसे अधिक जो सोने के सिक्के जारी हुए थे वो किसके समय में जारी हुए थे, वो गुप्त शासकों के समय में ही जारी हुए थे। ठीक भैया, सोने के, नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय सतीश चंद्र जी। अभी हम लोग ने बुद्ध के विषय में हम लोग पढ़ भी रहे थे, बुद्ध के द्वारा जारी किए गए सिक्के। एक बार आप जरूर पढ़िएगा, एक बार जरूर पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक भैया, अच्छा लाइक कर दिया, ठीक ठीक, अरे अच्छी बात है भाई, ठीक है, वो आप लोगों का प्रेम है। ठीक है, जो लोग नए हो अपना लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, थोड़ा सा हम लोगों को फिर आइडिया मिलेगा। ठीक है भाई, हम प्रयास यही करेंगे आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा मैटर मिल जाए, जिससे आपको अलग कहीं और सोचने की जरूरत न पड़े, यही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं गुप्त काल के सिक्कों की बात। अगर हम गुप्त काल के सिक्कों की बात करते हैं तो आपको पता होगा, जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआती तौर पर श्रीगुप्त, घटोत्कच, इन सब का उल्लेख मिलता है। तो इन लोगों ने क्या किया था, कोई सिक्के नहीं जारी किए थे। ठीक है, कोई सिक्के नहीं जारी किए थे। लेकिन बात आती है कब, जब गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम होता है। गुप्त शासक जब चंद्रगुप्त प्रथम आता है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम, देखिए आपको दो चीजें यहां से मिल जा रही हैं। एक तो गुप्त काल से सिक्के, गुप्त काल के विषय में जानकारी मिल जा रही है। दूसरी चीज एक सिक्कों का इतिहास मिल जा रहा है। दोनों चीजें आपको यहां एक साथ मिल जा रही हैं। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम
सोने के सिक्के जारी किए थे, सिक्के जारी किए, जारी किए। और वो जो सिक्के जारी किए थे वो कौन से सिक्के थे, किस प्रकार के सिक्के थे, उनका नाम क्या था? आप लोग भी कमेंट में बताइए भाई। इधर तो आप जानते होंगे। कौन मटर छिल रहा है भाई, कौन मटर छिल रहे हैं? अरे मटर 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 ही लगे रहे सब। क्या इंदु द्विवेदी जी, कितना मटर छिलेंगी? और भी देखिए भाई, ठीक है। मटर चक्कर में ज्यादा ना पड़िए, मटर तो सुबह शाम मिलेगा ही, है ना। ठीक है, आइए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। जो सोने के सिक्के जारी किए तो किस प्रकार के सिक्के थे ये बताने का प्रयास करिए, ठीक है। तो वो कुमार देवी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के उसे कहा जाता था। क्या कहते हैं उसे? राजा रानी, रानी प्रकार, विवाह प्रकार, ये विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, कुमार देवी प्रकार के इनके सिक्के थे। कहने में ये उस समय जारी किए गए थे जिस समय चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था, एक सिक्के जारी किया था जिसे कहा गया विवाह प्रकार के सिक्के या राजा रानी प्रकार के सिक्के। वहां पे राजा और रानी दोनों का उल्लेख मिलता है, दोनों के चित्रांकन मिलते हैं। जैसा अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये इस प्रकार के सिक्के, राजा और रानी, देखने में लग रहा होगा राजा रानी जैसा चित्र, और वास्तविक रूप से यहाँ पे नहीं, चित्र के रूप में ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीजें क्या है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के। तो जब ये विवाह किया तो उसी के बाद तब इसने इस प्रकार के सिक्के जारी किए। तो पहला गुप्त शासक था जिसने पहली मुद्रा जारी किया, तो वो भी सोने की सिक्का जारी किया। तो सबसे पहले सोने के सिक्का जारी करने का श्रेय किसे जाता है? गुप्त काल में, ध्यान रखना गुप्त काल की बात हो रही है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन किया था भाई? गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद जो शासक आता है, इसके बाद शासक कौन आता है भाई? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं, समुद्रगुप्त की बात करते हैं, समुद्रगुप्त जब आता है, समुद्रगुप्त कौन था? ये सब इतिहास में आपने पढ़ा ही होगा। बाकी हम लोग जब टॉपिक पढ़ाएंगे, ऐप पे पूरी क्लास लेंगे, डिटेल लेंगे, तो उसपे क्या है गुप्त वंश के विषय तब एक एक चीज और भी बताएंगे। ये तो केवल आज सिक्कों का इतिहास है। तो समुद्रगुप्त जब शासक हुआ, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी किए, जारी किए। कहने मतलब संख्या ज्यादा हो गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के जारी किया था वो गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था पूरे प्राचीन इतिहास में, ठीक है। पूरे प्राचीन इतिहास में उन्होंने गुप्त वंश शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। अब ये 6 प्रकार के सिक्के थे, तो इसका उद्देश्य क्या था इस प्रकार के सिक्के जारी करने का? भाई ये भी तो बन जाता है पहला कि भाई उद्देश्य क्या रहा होगा। अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इनके जो सिक्के थे, तो सबसे पहले इन्होंने जो सिक्के जारी किए, जैसे हम पहला मान लेते हैं ध्वजाधारी, ध्वज प्रकार, उसमें एक क्या कहते हैं पताका रहा है, पताका हो और राजा पताका लेके खड़ा हो सिक्के पर। इस प्रकार की आकृति दिखाई गई कि एक जो शासक है, जो राजा है, वो क्या है एक ध्वज पताका हाथ में लिए हुए खड़ा हुआ है। ये माना है उसका दिग्विजय की नीति दिखाता है कि चारों तरफ वो क्या है, वो विजय करके लौटा हुआ है। और जो उसका विजय का जो प्रतीक था उसका क्या था? ध्वज था, या ध्वज, या इसी कह सकते हैं दंडाधारी, दंडाधारी, या कहते हैं गरुड़ प्रकार के सिक्के, गरुड़ प्रकार के सिक्के। इसका मतलब क्या भाई? गरुड़ उनका राज चिन्ह था, और उस पताके पर जो उनका ध्वज था, उस ध्वज पर जो उनका चिन्ह मिलता था वो क्या मिलता था भाई? वो यही था, गरुड़ का आकृति बनी हुई थी,
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो इन्होंने ध्वजाधारी, दंडाधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के जारी किए। किसने? समुद्रगुप्त ने जारी किए। इसके बाद दूसरे अगर हम सिक्के की बात करते हैं, इसका दूसरा जो प्रकार सिक्के का था, दूसरा प्रकार क्या था? परस प्रकार के सिक्के। परस प्रकार के सिक्के, इसका मतलब था एक तरफ शासक जो है परसा लिए खड़ा हुआ है, वह भी क्या है, वो शासक का वो मुख्य हथियार के रूप में था। वह भी क्या था? वो पूरी तरह से दिग्विजय पर ही वो निर्भर करता, चारों तरफ जीतने की बात करता था। ठीक है, इसके बाद जो उसके सिक्के मिलते हैं, अश्वमेध प्रकार के सिक्के, वेरी इंपॉर्टेंट सिक्के मिलते हैं इसके भाई। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इसका कि अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसके थे? तो अश्वमेध, अश्वमेध प्रकार के सिक्के। ये जो अश्वमेध प्रकार के सिक्के थे, ये अश्वमेध प्रकार के सिक्के का मतलब क्या था? आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि जब शासक, जब कोई राजा या कोई राजवंश जब अपना दिग्विजय चारों तरफ विजय कर लेता था, तो उसके लिए एक यज्ञ कराता था जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। आप लोग जो जानते होंगे, लवकुश कांड पढ़े होंगे, तो राम देखिए, लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया, राम के द्वारा छोड़ा हुआ घोड़ा, तो अश्वमेध यज्ञ ही वही था। उसमें उसकी आकृति मिलती है कि यज्ञ की आकृति दिखाई पड़ती है, उसके बाद वहां पे घोड़ा बंधा हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के सिक्के जारी किए। इसका मतलब उसने दिखाया कि क्या है, चारों तरफ दिग्विजय नीति अपनी अपनाए, चारों तरफ हमने विजय प्राप्त कर लिया है। ये उसका। तो दो शासक गुप्त वंश के थे जिन्होंने, जिसके अश्वमेध प्रकार सिक्के मिलते हैं। एक चंद्रगुप्त का मिलता है, समुद्रगुप्त का मिलता है, और दूसरा किसका मिलता है? कुमारगुप्त का मिलता है। दो ही का मिलता है भाई अश्वमेध प्रकार सिक्के। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्या है? अगर हम चौथे की बात करते हैं, चौथा किस प्रकार के था? चौथा प्रकार इसका था क्या? व्याघ्र निहंता। व्याघ्र निहंता मतलब राजा बाघ को मार रहा है, ये बाघ को मार रहा है, तो उस प्रकार के आकृति, मतलब इसका मतलब राजा शिकार कर रहा है। ठीक है, राजा शिकार कर रहा है। अगला है धनुर्धारी प्रकार के। राजा धनुष बाण लिए हुए खड़ा हुआ है, उस प्रकार के सिक्के। और एक अंतिम, एक और सिक्का इसका मिलता है, छठा सिक्का है, इसे कहते हैं वीणा वादन प्रकार के सिक्के। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सिक्के। वीणा वादन मतलब क्या है? कि राजा जो था वो बैठकर वीणा बजा रहा है। बैठकर राजा क्या है? वीणा बजा रहा है। और जो वीणा बजा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो शासक है वो ऑलरेडी, अगर कोई संगीत बजा रहा है, कोई क्या कहते हैं बांसुरी, मतलब जिस प्रकार को वाद्य यंत्र बजा रहा है, इससे अनुमान लगता है कि वह संगीत का क्या था? प्रेमी रहा होगा। तो वीणा बजा जो प्रकार के जो सिक्के थे, वो जो सिक्के क्या थे, वो उसको इंगित करता है कि यह शासक जो था वो संगीत प्रेमी था। तो इसके सिक्के प्राप्त होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सिक्के ये समुद्रगुप्त के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला जो शासक आता है, अगले शासक की हम बात करते हैं, तो इसमें आते हैं भाई, अगले शासक में हम एक बीच में एक समय आ जाता है किसका? रामगुप्त का। तो यहां प्रश्न उठता है, गुप्त शासक रामगुप्त ने, गुप्तों की बात हो रही है, गुप्त शासक रामगुप्त ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के जारी किए थे। आपको यही जानना है, तांबे के सिक्के रामगुप्त ने जारी किए। कहीं कहीं क्यों आया हुआ है, क्योंकि अभी तक उस पर एथेंटिसिटी नहीं आई है, एथेंटिक नहीं माना गया है। कहां पे नहीं माना गया? क्योंकि समुद्रगुप्त जो था उसका भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। वो जो गया और पूरा तामपत के पास, वहां पे कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं, बिहार बंगाल के पास, तो वहां से माना जाता है कि भाई हो सकता है कि यहाँ कुछ लोग इतिहासकार मानते हैं कि ये समुद्रगुप्त ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पूरी तरह से मान्य नहीं रखा गया। तो अगर ऑप्शन में रामगुप्त है तो आप रामगुप्त में ही क्या है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रामगुप्त को ही ध्यान में रखिएगा। गुप्त शासक रामगुप्त ने तांबे के सिक्के जारी किए। अब प्रश्न उठता है कि चंद्रगुप्त के विषय में।
चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय आता है उसने कई प्रकार के सिक्के जारी किए थे, कई प्रकार के सिक्के जारी किए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही ऐसा गुप्त शासक था। अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए। हाँ, काल की बात हो रही, गुप्त काल में ही, अलग से मत जाना भाई, गुप्त काल में ही बात हो रही है। चांदी के सिक्के जारी किए। अगर प्रश्न पूछा जाए किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी कई समुद्रगुप्त की तरह कई प्रकार के सिक्के जारी किए थे। जैसे उसने सोने के भी जारी किए, चांदी के भी जारी किए, तांबे के भी जारी किए। सोने, चांदी और तांबे तीनों प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के मिलते हैं। इसमें भी इसने कुल मिलाकर सोने के 8 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। 8 प्रकार सोने के जो किए थे वो 8 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। अब उसमें क्या किया था उसने, कौन कौन से प्रमुख सिक्के थे, उसी प्रकार जैसे चंद्रगुप्त ने किया था उसी प्रकार इसने, समुद्रगुप्त ने किया था उसी प्रकार चंद्रगुप्त ने भी जारी किए थे। कौन कौन से जारी किए थे, जैसे इसमें जो था व्याघ्र निहंता के स्थान पर इसने सिंह निहंता जारी किया था। सिंह निहंता प्रकार। दूसरा इसने जारी किया था ठीक है, दूसरा इसने जारी किया था क्या, धनुर्धारी प्रकार। सेम वही प्रकार वही था, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। पर्यंक प्रकार के सिक्के जारी किए थे। और एक सिक्के ऐसे थे जो पर्यंक मतलब पलंग, एक सिक्के ऐसे थे जो राजा रानी दोनों पलंग पर बैठे हैं तो दोनों की आकृति युक्त सिक्के थे। तो आप लिख सकते हैं पर्यंक पर बैठे राजा रानी के सिक्के सिक्के इसके सिक्के यहां पे प्राप्त होते। अश्वमेध प्रकार के सिक्के यहां से नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसने अश्वारोही प्रकार के सिक्के जारी किए थे। अश्वारोही प्रकार के सिक्के जारी किए थे किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वारोही प्रकार के सिक्के जारी किए थे। एक सिक्का था चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का। कौन सा था भाई, एक सिक्का था चक्र विक्रम प्रकार। चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का, इस प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो कई प्रकार के उस समय, अब ये सब सोने के सिक्के थे, ध्यान में रखना भाई, सोने के सिक्के थे सब, ठीक है। ये सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा या विक्रमादित्य के द्वारा ये जारी किए गए थे। क्लियर भैया। चलिए अब बात आती है इसके बाद जो सिक्के आते हैं गुप्त काल में, आता है कुमारगुप्त। कौन आता है भाई, कुमारगुप्त आता है। तो कुमारगुप्त के कौन से सिक्के रहे होंगे, तो कुमारगुप्त के कई प्रकार के सिक्के थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं, कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के जो सिक्के थे इनकी हम जब बात करते हैं तो इसने एक मयूर प्रकार के सिक्के चलाए थे। किस प्रकार के भैया, मयूर प्रकार के सिक्के चलाए थे, वो भी चांदी के थे, ठीक है। इसने चांदी के मयूर प्रकार के सिक्के जारी किए थे, मतलब मयूर की आकृति थी। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कौन गुप्त शासक था जिसने मयूर प्रकार के सिक्के जारी किए थे, किस सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए थे, ठीक भैया। मयूर प्रकार के सिक्के इसने जारी किए थे। और इसी के साथ साथ खड्ग प्रकार आप कह सकते हैं, खड्ग प्रकार, इसी के साथ साथ खड्ग प्रकार मतलब क्या, तलवार, मतलब शासक जो है, राजा जो है वो तलवार धारण किए हुए है। खड्ग प्रकार, गज प्रकार के मतलब गजारोही, हाथी पे बैठा हुआ है। अप्रतिघ प्रकार के,
प्रकार, इसी के साथ साथ अश्वमेध प्रकार, ये सब भाई देखिए सब अक्सर एग्जाम में उठते रहते हैं, ध्यान में रखना आपको, ठीक है, इसी ध्यान में रखना है आप इधर। क्लियर हुआ? अब इसी में जो मयूर प्रकार के, तो यहीं पर आप कह सकते हैं मयूर प्रकार के साथ साथ कार्तिकेय प्रकार के भी सिक्के जारी किए थे, जो मयूर जिसका वाहन है, कार्तिकेय प्रकार, इस प्रकार के क्या है इसने सिक्के उस समय जारी किए थे। कभी पूछा था लक्ष्मी प्रकार के, मतलब किसके, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति आती है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो किसका नाम आ जाता है? आप कह सकते हैं स्कंदगुप्त ने लक्ष्मी की आकृति युक्त, लक्ष्मी की आकृति युक्त क्या था, स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, या राजलक्ष्मी। की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सिक्कों में इस प्रकार पूछा जाए, क्योंकि अभी तक कोई शासक ने इस प्रकार सिक्के जारी नहीं किए थे, किसी ने अभी तक ऐसा सिक्का जारी नहीं किया था, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना भाई, ठीक भैया, क्लियर। और इसी के साथ साथ वृषभ प्रकार, इसने वृषभ, किसने, स्कंदगुप्त ने वृषभ या कह सकते हैं नंदी की आकृति युक्त, नंदी प्रकार के, नंदी की आकृति युक्त प्रकार के सिक्के, नंदी प्रकार के सिक्के, ठीक है। इस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका वजन कम हो गया था, वो सॉरी इसका वजन क्या था उस समय, इसके गोल्ड मतलब इसके सोने के सिक्कों में जो मिलावट आने लगी, इसी के काल से मिलावट आने लगी थी, ये माना जाता है। बाकी बहुत सारी चीजें जो हम लोग उसके इतिहास को पढ़ेंगे वहां डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ केवल सिक्कों के इतिहास की हम बात करते हैं, कौन कौन सा सिक्का प्रमुख रूप से था, ठीक है। यहाँ पे 144 ग्रेन, बिल्कुल 144 ग्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में आया, क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर। यहां तक ये क्या थे, गुप्त शासकों के प्रमुख सिक्कों के रूप में यहां से प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाता है गुप्त शासकों के सिक्कों के जो अनुपात पूछा जाए, अगर हम अनुपात पूछते हैं, अनुपात क्या था गुप्त शासकों के, किसका, स्वर्ण और रजत का अनुपात, रजत का अनुपात गुप्त काल के सिक्कों में कितना हुआ करता था, तो मुख्यतः 1:16 हुआ, 1:16 था, इसका अनुपात हुआ करता था। दूसरी चीज यहां पे क्या है, दूसरा प्रश्न आपका यहां पे आ जाता है कि भाई इनके सिक्कों को कहा क्या जाता था, कुषाणों सिक्कों को भी अगर बात करें तो गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों को, कुषाणों में भी यही था, सिक्कों को दिनार कहते थे, ये कुषाण से ही लिया गया था, दिनार कहते थे, ध्यान रखना भाई, दिनार कहते थे। दूसरा क्या है, दूसरा अगर पूछा जाए इनके चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, या रजत सिक्कों को, रुपयक या रूपक कहते थे, ठीक है। और अगर तांबे के सिक्कों को पूछा जाए क्या कहते थे, तो इनके तांबे के सिक्कों को, तांबे के सिक्के को क्या कहते थे भाई, मासक कहते थे, मासक या काकड़ी कहते थे। ये पूछा जाता है कि भाई रुपया किसे कहते थे, मासक किसे कहते, दिनार किसे, तो कुषाण के समय में भी, कुषाणों के समय में भी क्या था, ये
दिनार जो था स्वर्ण सिक्के कहे जाते थे, क्योंकि गुप्त काल का जो थे कुषाणों के सामंत थे गुप्त शासक, और बहुत सारी चीजें कुषाणों से ही वो सीखे हुए थे। ठीक है, तो मासक, काकड़, ये सब तांबे के सिक्के हुआ करते थे। रजत के सिक्के रूपक या रुपयक रौप्य कहलाते थे, और स्वर्ण सिक्के जो क्या कहलाते थे, दिनार कहलाते थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न है, अगला मैटर आता है कि कुछ हर्ष के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को इसके विषय में हो सकता है जानकारी कम हो, चर्चा कम रहती है। कुछ स्थानों से इसके सिक्के प्राप्त होते थे। जैसे अगर पूछा जाए हर्ष के स्वर्ण सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं, तो हर्ष के जो स्वर्ण सिक्के, बहुत ज्यादा इसके इतिहास की जानकारी नहीं रहती, फिर भी इसके जो स्वर्ण सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, तो अगर क्या है यहाँ पे फर्रुखाबाद से प्राप्त होते हैं। कहां प्राप्त होते हैं भैया? फर्रुखाबाद से प्राप्त होते हैं, फर्रुखाबाद से प्राप्त होते हैं। दूसरे अगर पूछा जाए इसके चांदी के सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं, तो चांदी के सिक्के की बात करते हैं, इसके भिटौरा से प्राप्त होते हैं। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के क्या है? भिटौरा। भिटौरा कहां पर? फैजाबाद। कहां पर है फैजाबाद? ये उत्तर प्रदेश में है। फर्रुखाबाद कहां पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वो यहां से सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक भैया, ये सिक्के जो प्राप्त हुए थे ये हर्ष के सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, हर्षवर्धन के। उसके बाद अगर इसकी कुछ मिट्टी के सिक्के, इसकी जो थी कुछ मिट्टी की सिक्के और तांबे के सिक्के जो प्राप्त होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं इसके तांबे के सिक्के की बात कर लेते हैं, सोनीपत से प्राप्त होते हैं। तांबे के सिक्के सोनीपत, हरियाणा से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इसने सोने के भी, चांदी के भी, तांबे के भी इसके सिक्के जो थे वो इसने चलाया था। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, दूसरी चीज अगर यहां पूछा जाए, इसने कुछ मिट्टी के सिक्के भी चलाए थे। मिट्टी के बने हुए आकृति के सिक्के थे, और वो कहां से चलाए थे? नालंदा से इसकी प्राप्त होती है। तो आप लिख सकते हैं नालंदा से इसके मिट्टी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए ध्यान रखना है, इसका मतलब यह हुआ कि इन सब एरिया में जो था हर्ष का साम्राज्य रहा होगा। भाई सिक्के जहां चर्चित होंगे, जो चीजें जहां प्राप्त होंगी, तो वो चीजें इससे अनुमान लगेगा इसका कहीं न कहीं यहाँ पे लिंक रहा होगा। जिस समय के प्राप्त होंगे उस समय के समय बताएगा भाई इसका यह समय या कार्यकाल रहा होगा। ठीक है, तो यही अनुमान लगाकर प्राचीन इतिहास को सिक्कों के माध्यम के रूप में क्या गया? संकलित किया गया। तो प्राचीन इतिहास को व्यवस्थित करने में सिक्कों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं दक्षिण शासकों के विषय में। दक्षिण के शासकों के विषय में चोल वंश के विषय में पूछता है, अक्सर चोल के सिक्कों के विषय में भी पूछता है। जब चोल की बात करते हैं, चोल शासकों के सिक्कों में, जो चोल शासकों के सिक्कों की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे इसके भी कई प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके भी कई प्रकार के सिक्के यहां चोल शासकों को प्राप्त होते हैं। तो माना जाता है कि सर्वप्रथम उत्तम चोल ने सोने के सिक्के जारी किए थे। चोल शासकों में थोड़ा सा इसमें इतिहासकारों में मताए कि नहीं रहता इस पे। ठीक है, कुछ लोग परांतक को मानते हैं, कुछ लोग उत्तम चोल को मानते हैं, थोड़ा सा यहां रहता है। लेकिन एक व्यवस्थित रूप से जब सिक्के के जारी करने की बात होती है, तो किसने जारी किया था? तो राजराज प्रथम ने जारी किया था, जो प्रचलित किया था, चर्चित किया था। तो राजराज प्रथम के समय में सबसे अधिक क्या थे? यहाँ पे प्रचलित सिक्के हुए थे, जारी हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि राजराज प्रथम के समय में कई प्रकार सिक्के जारी किए गए थे। जो राजराज प्रथम था उसने सोने के भी, चांदी के भी और तांबे के भी, तीनों प्रकार के सिक्के यहाँ पे जारी किए। तो चोल शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे तीनों के सिक्के जारी किए थे।
इन्होंने सोने, चांदी एवं तांबे तीनों धातु के सिक्के जारी किए। यहां पूछा जाता भाई कि सोने के जो सिक्के थे उनका नाम क्या था, नामकरण पूछा जाता है। इनका नाम भी पूछा जाता है कि भाई किस प्रकार के जो सिक्के थे तो उनको किन नामों से जाना जाता था। तो जो इनके जो सिक्के थे, इन सिक्कों को क्या कहते थे भाई? अगर हम यहां देखें, चोलों के स्वर्ण सिक्कों को कई नामों से जाना जाता है। क्या कहा जाता था? कलंजु कहा जाता था, काश कहा जाता था, पोन्न कहा जाता था। ठीक है, कलंजु, कासु, कास प्रमुख था इनका यही, पोन्न, कलंजु, कासु, पोन्न, ये सब किसके थे? ये सब किसके सिक्के थे? ये सारे सिक्के जो थे वो सोने के बने हुए थे। ठीक भैया। लेकिन इनका जो मानक सिक्का होता था, अगर कहा जाए कि मानक सिक्का क्या था इनका, मानक सिक्का, इनका जो मानक सिक्का हुआ करता था तो उनका कासू ही था। मानक सिक्का इनका क्या था? कासू होता था, वो भी स्वर्ण था, सोने का था। राजराज प्रथम की बात आती है तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका में भी स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए थे। श्रीलंका में जब हम लोग चोल का इतिहास पढ़ेंगे, राजनीतिक इतिहास, वहां भी सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हम लोग केवल सिक्कों का इतिहास पढ़ रहे हैं, सिक्कों के विषय में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो मेन वो था वो कासू ही था, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कासू था। और इसका जो अनुपात अगर पूछा जाए कि भाई कलंजु और कासू का अनुपात क्या था, कलंजु अनुपाते कासू अगर हम करें कि इनका अनुपात क्या था, तो कलंजु, एक कलंजु 2 कासू के बराबर होता था, 1:2 था। एक कलंजु जो होता था वो 2 सिक्के। अच्छा टॉपिक लिए सर, अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा ये प्रयास है क्योंकि अक्सर 1-2 प्रश्न आपके सिक्के से आ ही जाते हैं, इसीलिए क्लास को हमने ऐप और क्या कहते हैं यूट्यूब दोनों पे डाल दिया है, जो सारी चीजें क्लियर हो जाए, बहुत सारी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम लोग लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। बीच बीच में इक्का दुक्का ये भी क्लास होनी चाहिए। फिर हम लोग कल से फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने किया था, आज इसे तो इस तरह क्या रहेगा, कुछ ऐप पे भी क्लास आप लोग भी देख सकते, कुछ छोटे छोटे टॉपिक को लेकर हम आएंगे, तो उससे क्या कुछ बहुत सारी चीज जो क्वेश्चन है, जो बहुत सारी चीजें हैं दिमाग से वो हट जाएंगी। ठीक भैया, ठीक भैया, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब इनका जो अनुपात था 1:2 था। कभी कभी पूछा था, अभी तो हमने पीछे बताया, गुप्तों के सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात अगर हम बात करते हैं तो गुप्तों के सोने और चांदी के जो अनुपात था 1:16 हुआ करता था। तो एक चीज ध्यान में रखना है, यहां हम मध्यकाल के सिक्के की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम केवल प्राचीन इतिहास के सिक्कों की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के सिक्कों की बात कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, क्योंकि जब मध्यकाल हम पढ़ेंगे तो मध्यकाल में सल्तनत के समय में कौन सिक्के थे, मुगल काल के सिक्के कौन थे, मोहम्मद गोरी ने कौन चलाए, महमूद गजनवी ने कौन सिक्के चलाए थे, इन सब की चर्चा हम उस टॉपिक में करेंगे, वहां पढ़ेंगे। फिर जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे तो मॉडर्न में क्या भाई, कब से शेरशाह सूरी ने कौन सिक्के चलाए, बाद में अंग्रेजों ने उसका कैसे प्रयोग किया, ठीक, पैगोडा नामक सिक्के किसने चलाए, इन सब का हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे, वो सब टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा। लेकिन यहाँ प्राचीन भारत के समय से जो सबसे ज्यादा कठिन आपका होता है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न जहां से आपके बनते हैं और सबसे कंफ्यूजन प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है, उन चीजों को लेकर आए। अब दूसरी चीज जो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक था, इतिहास जानने के स्रोत में सिक्कों का कहां तक योगदान है। अगर इतिहास जानने की स्रोत में सिक्कों के योगदान की हम बात करते हैं तो यहां पे ध्यान में रखना कि जो सिक्के होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि भाई से हर्ष के क्या कहते हैं, राजराज के श्रीलंका मिल रहे हैं, इसका मतलब श्रीलंका में राजराज का क्या रहा होगा, अधिकार रहा होगा, भले कुछ ही समय तक रहा हो, जो भी रहा उसने वहां जारी किया होगा। ठीक है, सोने के सिक्के जारी किए, इसका मतलब और चांदी के, तांबे की इसकी सिक्का अगर चल रहा है, इसका मतलब उसमें कई प्रकार के धातुओं के सिक्के चलते थे, ये भी एक माना जा सकता है।
ठीक है। ये जो सारी चीजें थी उस समय सिक्कों के महत्व होते थे। इनका आर्थिक महत्व होता था, वैल्यू के हिसाब से सोने के ज्यादा महत्व होते थे, चांदी के उसके बाद, तांबे के उसके बाद, ठीक है। अगर इसकी हम राजनीतिक महत्व की बात करते, जहां जहां सिक्कों का प्रचलन होता था उन सब सिक्के क्या है, उस राजा के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, वो सब एरिया, वो सब क्षेत्र उनके राजा के अधिकार में रहे होंगे। सांस्कृतिक महत्व की अगर बात करते हैं तो सिक्कों पर जिस प्रकार पिछले शासक, जिसे कह दिया जाए कुषाण शासक, कुषाण शासक के सिक्कों पर पतलून की आकृति मिलती है, पतलून पहने, टोपी पहने, क्या कहते हैं, इस प्रकार बहुत सारी चीजें आकृति मिलती है। उन्हीं से सीख कर गुप्तों ने भी पतलून पहनना सीखा था। आपका टीजीटी का आया हुआ प्रश्न था कि गुप्तों ने पतलून पहनना किससे सीखा। अब सोचिए, अब कौन जान रहा पतलून पहनना किससे सीखा, लेकिन उसका जो साक्ष्य मिलता है सिक्कों से ही मिलता है, सिक्कों से ही जानकारी मिलती है कि गुप्तों ने पतलून पहनना कहाँ सीखा, क्योंकि उसी के बाद वो उनके सिक्कों पर ऑलरेडी ऐसी चीज मिलती थी और गुप्त जो थे उनसे संबंधित ही थे, तो क्या कहते उनके सामंत ही थे, ठीक है। इनके ये जो सारी चीज आपको मिलती हैं वो सिक्कों की जानकारी से ही प्राप्त होती है। एक बार पीछे हम लोग यहाँ पे फिर चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने अभी पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। देखिए, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं फ्रंट से। यहां से हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल पढ़ा था, ठीक है, पूरा डिटेल हम लोगों ने यहां से पढ़ा था, ठीक भैया। ये सारी चीजें भारत के सिक्कों का इतिहास एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी चीज इसके बाद क्या है कि भाई पंचमार सिक्के क्या होते हैं, भारत के जो प्रारंभिक सिक्के हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात हम लोग कर लिए, ठीक है। इसके बाद सर बस हो गया, बस 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। ये क्या है, उसके बाद क्या है, ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए, हिंदी यूनानियों के द्वारा चलाए गए सिक्के, इसका भी हम लोगों ने पूरा उल्लेख कर लिया, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीजें आप कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के, इसको भी हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ लिया, ठीक भैया। इसी के बाद क्या है, सातवाहन के सिक्के हम लोगों ने पढ़ लिए, सातवाहन के द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। गुप्त शासकों के द्वारा जो भी सिक्के चलाए गए, जो प्रमुख गुप्त शासक थे उनकी भी बात हम लोगों ने यहाँ सारी चीजें देखिए, गुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, सबके जो द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे, इन सब सिक्कों को क्या हम लोगों ने यहाँ पे पूरा डिटेल लेकर इसलिए चला हर्ष के समय में। और उसी के बाद क्या है, चोल शासकों के द्वारा जो भी चलाए गए प्रमुख जो सिक्के थे उन सबकी चर्चा यहाँ पे आपकी क्लास में इस टॉपिक में हो गई, ठीक है। और आपका मान चलिए यहां से अगर सिक्कों से प्रश्न उठ रहा है तो इसी के इर्द गिर्द इसी में से आपका मिल जाएगा, इस ज्यादा जरूरत नहीं है एग्जाम समय आप जो एलटी वाले छात्र हैं वो एक बार जरूर रिवीजन कर लेंगे इसको, जो आगे के लिए योग्य है, जो आगे टीजीटी के लिए योग्य है, वो इसको नोट्स बनाकर व्यवस्थित रूप से क्या है इसको अपने पास एग्जाम समय जरूर रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सिक्कों से 1-2 प्रश्न अक्सर आते रहते हैं और वो आपके मिलने, भाई हमारे लिए तो एक ही प्रश्न बहुत है, के लिए एक ही प्रश्न वो भी गलत ना होने पाए, ये प्रयास होना चाहिए। इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज इस टॉपिक को यहाँ पे रखा है। ये क्लास आपको ऐप पे भी मिल रही है, ऐप पे मिल रही है, ऐप के साथ साथ आपको अगर आप देखेंगे, हाँ एक चीज और जानकारी के लिए, ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें आपको उस चैनल पर अपलोड भी हो जाएंगी, सारे पीडीएफ वहां पे आप मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, देखिए प्रीतम सर के द्वारा महासंग्राम बैच चलाई जा रही है, ठीक है। ईवीएस की क्लास है, ऐप पे भी ये चलाई जा रही है, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ क्या है कि जो सीटेट टेट ये सब सारी चीजें हमारे यहाँ ऐप पे चल रही है, आप ऐप पे जाके देख सकते हैं, ठीक। इसी के साथ साथ देखिए आपका हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, और क्या कहते हैं ये सारी बैचेज आपका ऐप पे भी स्टार्ट हो गई हैं। प्रैक्टिस सेशन आपका चल ही रहा है, आप देखिए डेली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है, देख ही रहे हैं, ठीक भैया। इसी के साथ क्या बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सारी क्लासेस क्या है आपकी ऐप स्टार्ट हो चुकी हैं, इंग्लिश की, कॉमर्स की, इसी के जो भी चीजें आपके सब कुछ क्या आपका वहां ऐप पे आप लोग करिए, ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे जाइए, जुड़िए, ऐप पे देखिए, उसके बाद आपको बहुत सारे डेमो क्लास भी मिलेंगे, देखिए जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो क्या है क्लास को परचेज कर सकते हैं, ठीक भैया। चलिए आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।